जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का चल क्या रहा है 9th क्लास का सीरीज, जिसमें कि हम लोगों ने एक जो है मॉडल सेट पेपर ख़त्म कर दिया है। अब ये जो दूसरा आप लोगों को दिख रहा है, ये पिछला साल जो एग्ज़ाम हुआ है जैक बोर्ड में क्लास 9 का, उसका क्वेश्चन है, जो कि 1.5 घंटा का एग्ज़ाम आपको दिख रहा होगा। फुल मार्क्स 40, 2022 क्लास 9 साइंस विषय हमारा विज्ञान है। और बात करेंगे इसमें बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से। ये पिछला साल आया हुआ एग्ज़ाम का है और मैंने जब इसको देखा तो ये पहले मॉडल सेट से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। मतलब आप अगर 5-7 मॉडल सेट कंप्लीट करके जाते हैं तो क्वेश्चन एक भी बाहर होने वाला नहीं है। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जो कि अभी ढक चुका है, अब दिख रहा होगा आपको साफ साफ। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मतलब एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, आपको पता हो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर जो है ये दूरी का एसआई मात्रक है, मीटर पर सेकेंड जो है ये आपका चाल, मतलब कि हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी का एसआई मात्रक है। और ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये किसी का एसआई मात्रक नहीं होता है। दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? आप लोग आधा क्वेश्चन पढ़ के टिक मार देते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन देखिएगा। नहीं है, नहीं पे जोर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए लास्ट में, लेकिन छूटा हुआ है वेक्टर। तो याद रखिएगा, विस्थापन एक आपका सदिश राशि है, त्वरण एक आपका सदिश राशि है, भार सदिश राशि है, लेकिन चाल जो है ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि नहीं है। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। इकाई समय में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, इसी को तो हम लोग कहते हैं चाल। तो ये सीधा सीधा आपको मारना है चाल पे टिक। वेग नहीं हो सकता है, ये आपका वेलोसिटी है। अगर यहाँ पे आपका विस्थापन का बात करता, तब यहाँ दूरी का बात किया है, तो हम लोगों को चाल टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। आपको अगला प्रश्न जो कि बहुत ही बेहद आसान है। अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगा, निम्न में से कौन सही है? सही बताना है और दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और आपको याद हो सेकंड इक्वेशन, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। बाकी इसमें सारा जो दिख रहा है गलत है। उसके बाद ये रहा आपका, जो कि मॉडल सेट 1 में भी दिखा था क्वेश्चन, उससे 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगने से उत्पन्न त्वरण होगा। इफ अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। तो आपको याद होगा F इज इक्वल टू एम ए। बचपन से हम लोग कुछ सीखे चाहे नहीं, एक चीज़ सीखे हैं, F इज इक्वल टू एम ए। F मतलब यहाँ पे बल है, M मतलब यहाँ पे द्रव्यमान है, और A मतलब है त्वरण। आपको निकालना है त्वरण। उसके अलावा जो दिया है रखिए, तो 12 बराबर 3 गुने त्वरण। अब त्वरण जब निकालिएगा तो ये इधर गुना में इधर भागा में, तो 12/3, और पता होगा 12/3 मतलब 4। तो इसको 4 कीजिए और आगे बढ़ जाइए, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो प्रश्न आपको अगला दिख रहा है, ये भी आपका सैंपल मॉडल सेट 1 में था। 4 वस्तुएं ए बी सी डी का क्रमशः दिया हुआ है। आपका द्रव्यमान 6, 10, 15 और 18। किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? तो सबसे ज़्यादा इनर्शिया उसका होता है जिसका सबसे ज़्यादा वजन है, सबसे ज़्यादा मतलब द्रव्यमान है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है आपका डी का। डी ऑप्शन टिक मारिए, बिना सोचे आगे बढ़ जाइए। उसके बाद अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन डिफाइंस फोर्स। तो ये आपका द्वितीय जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है। दूसरा नियम, अगर आपको पहला नियम का बात करें तो ये आपका त्वरण को, इनर्शिया को डिफाइन करता है। त्वरण नहीं, इनर्शिया को डिफाइन करता है। और इनर्शिया का आपको अभी बताएं हिंदी, जड़त्व को डिफाइन करेगा। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 8, लिखा है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, उसका संवेग होगा उसका मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास गुने
वेलोसिटी। बस टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए, चौथा सही है। 9वां नंबर जो आपको दिख रहा है, 9वां नंबर है सर्वार्थिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी। ये आपका पहला सैंपल सेट में भी था। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मान जो है वो 6.67 इंटू 10⁻11 माइनस में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 2 नंबर टिक कीजिए, आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न है आपका 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार है 1 किलोग्राम। तो आपको पता होगा भार बराबर, भार मतलब वेट, बराबर एम जी। एम आपको दिया हुआ है 1 किलोग्राम और जी का होता है 9.8, मतलब 9.8 न्यूटन आपका आएगा आंसर। आगे बढ़ जाइए। 11 नंबर प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 11 जो दिख रहा है, खींचे हुए रबर के छल्ले में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच रबर बैंड। तो याद रखिएगा, रबर के अंदर जो स्ट्रेच रबर बैंड के अंदर होता है वो होता है आपका स्थिरित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, और ये भी आपका पहला सेट से है। किसी तरंग का तरंग वेग भी, तरंग दैर्घ्य लैम्डा, आवर्ती एन के बीच में संबंध बताइए। रिलेशन बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। और ये सेट का क्वेश्चन है, सीधा आपको लिखना है v इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये रट के याद रखिए या फिर समझ के, मैंने सेट में बताया है, आप एक बार उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, तरंग का आवर्तकाल t तथा आवर्ती f, मतलब रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो f इज इक्वल टू 1/t, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। उसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? इसमें से कौन पदार्थ है? तो याद रखिएगा, मैटर कौन है? मैटर वैसा जो जगह छेके, स्मेल जगह नहीं छेकता है, कोल्ड ठंडा जगह नहीं छेकता है, लव लव भी जगह नहीं छेकता है। लेकिन जब बात करेंगे हम लोग किस चीज़ की, तो यहाँ पे जो बच रहा है ठंडा पेय, मतलब कोल्ड ड्रिंक, ये जगह छेकेगा, तो यही इसका जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न संख्या 15 की ओर, जो कि और भी आसान है, निम्नलिखित में से कौन एक कोलाइड है? कोलाइड किसको बोलते हैं आप लोगों को पता होगा, जो कि पूरे प्रकाश के जो, मतलब कि प्रकाश आ रहा है उसको पूरा छितरा दे, उसको हम लोग कोलाइड बोलते हैं, सिंपल सा याद रखिए। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा धुआं, धुआं में जैसे ही प्रकाश दीजिएगा प्रकाश पूरा फैल जाएगा, तो ये एक तरह का कोलाइड है। शुगर ऑफ सिरप में आप लोग ज़रा गौर कीजिएगा, ये हो सकता है कि नहीं। उसके बाद आगे है यौगिक का एक उदाहरण, 16 संख्या प्रश्न, यौगिक का एक उदाहरण। तो यौगिक मतलब कंपाउंड, और कंपाउंड का उदाहरण तो दो चीज़ों से मिल के बना हो उसको कंपाउंड, और आप लोग पढ़ेंगे वाटर इज अ कंपाउंड, जल एक कंपाउंड है। बाकी तांबा एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। उसके बाद आइए प्रश्न संख्या 17 पे, और 17 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है, द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ सस्पेंशन। सस्पेंशन में बात किया है तो याद रखिएगा सस्पेंशन में ही सबसे ज़्यादा होता है, तो 100 नैनोमीटर से बड़ा, क्योंकि सस्पेंशन का सबसे ज़्यादा होता है कोलाइडल से भी ज़्यादा, तो इसलिए इसमें बड़ा वाला देख के आँख मूंद के टिक मारिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 18, जो कि आपको दिख रहा होगा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, और आपको पता होगा NaCl इज द कॉमन सॉल्ट, तो बस सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं उसको टिक मार के आगे। और आइए 19 नंबर पे, 19 नंबर प्रश्न, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? तो मुक्त परमाणु मतलब कि विच एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ फ्री एटम, जिसमें कोई एक सिंगल एटम होगा, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक ना हो। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं H2, तो ये 2 है, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, तो ये भी 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन को लिखते हैं Cl2, ये भी 2 है। लेकिन ऑर्गन जो 18 नंबर ग्रुप में है इसको हम लोग अकेले लिखते हैं Ar, तो ये हो गया आपका सही उत्तर। उसके बाद यहाँ से आते हैं आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, और 20 जो है प्रश्न संख्या बोल रहा है 5.85 ग्राम NaCl बराबर है कितने मोल के? तो आपको याद होगा मोल
बराबर दिया गया मास बाय मोलर मास, इसका जो मोलर मास आएगा। और NaCl का अगर आप मोलर मास निकालिएगा तो Na का 23 और Cl का आपका होता है 35.5। 23 और 35 आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 3 और 2 5 और 58.5। अब जब हम यहाँ पे फार्मूला में डालेंगे तो दिया हुआ मास है हमारा 5.85 और जो मोलर मास है इसका वो है 58.5। ऊपर से 2 जीरो आ जाएगा नीचे और नीचे से 1 जीरो चला जाएगा ऊपर, ये दोनों सेम है, सीधा कट गया। और ये 1 जीरो कट गया, मतलब 1/10 आने वाला है। तो आपको सीधा टिक करना है 1/10। अगर ये आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप एक कमेंट कर ज़रूर बताएं, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट जहाँ पे कि इसके आगे डिस्कस करेंगे।